हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कोलरोश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फर्स्टली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कोलरोश लॉ। तो इसका स्टेटमेंट है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, हमने स्टडी कर लिया था कि इनफिनाइट डाइल्यूशन जब डिसोशिएशन और आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वही इसी डेफिनेशन में लिखा है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोशिएशन इज कंप्लीट। तब क्या होगा, ईच आयन मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। ईच आयन मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। किसके लिए कंट्रीब्यूशन करेगा? फॉर मोलर कंडक्टिविटी। इसे लिख देंगे टुवर्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में क्या करेगा, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करेगा। अब इस डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, इनफिनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी सभी वर्ड को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। बाद में इस नेक्स्ट लाइन को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने वाटर में ऐड कर दिया, सपोज कर लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल कोई भी चेक कर लो। चलो हमने एसिटिक एसिड लिख दिया। अब मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, सभी को पता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का इसमें 1 मोल ऐड कर देंगे, 1 मोल जो कंडक्शन शो करता है या जो करंट का वैल्यू शो करता है, उसको क्या बोल देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब 1 मोल का कंडक्टिविटी। सपोज कर लेते हैं एसिटिक एसिड का 1 मोल डिज़ोल्व कर दिया वाटर में। अब हम सभी को पता है एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोशिएट या बोलो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज तो पता होगा कि H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव में आयोनाइज होगा जी। अब वीक होने के कारण कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा। कंप्लीट का मीनिंग क्या है कि अगर 1 मोल है, 1 मोल का 1 मोल आयोनाइज नहीं होगा, 1 मोल से कम होगा। अब 1 मोल तो सभी को पता होगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये होता है 1 मोल। तो अगर एसिटिक एसिड का 1 मोल है, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब अंडरस्टैंड करने के लिए अपने से ही सपोज कर लेते हैं कि इस एसिटिक एसिड का 1 मोल तो चलो ऐड कर दिया, सपोज कर लिया। अब सपोज कर लेते हैं उनमें से पेंडिंग हमारे पास बच गए। सपोज कर लिया यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 था। हमने सपोज कर लिया कि 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल क्या है, डिसोशिएट नहीं हुए। तो बोल देंगे नॉट डिसोशिएट कि 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल हमारे पास अब पेंडिंग बच गए जो डिसोशिएट नहीं हुए। अब हमें सभी को पता है कि इसमें कंडक्शन कब शो होगा, जब आयंस फ्री हो जाएंगे। क्योंकि अब फ्री आयंस इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जब फ्री हो जाएंगे वो मूव करेंगे। जब मूव करेंगे कोई कंडक्शन का वैल्यू शो कर देंगे। तो अब चेक करो जो हमारे पास पेंडिंग बच गए, 10 की पावर 5 सपोज कर लिया हमने कि हमारे पास मॉलिक्यूल पेंडिंग है जो डिसोशिएट नहीं हुए। अगर डिसोशिएट नहीं हुए क्या ये कंडक्टिविटी शो करेंगे? क्योंकि इसका तो कोई आयन ही नहीं मिला। अगर आयन फ्री ही नहीं तो कहाँ से मूव करेगा, कहाँ से कंडक्टिविटी शो करेगा? तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ईच आयन, कि हर एक आयन कंडक्टिविटी शो करेगा, जिसको बोल रहा है ईच आयन मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। तो ईच आयन कंडक्टिविटी कब शो करेगा, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कब करेगा? तो उसी के लिए है इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि इनफिनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग होता है कि जब आयोनाइजेशन या फिर डिसोशिएशन कंप्लीट हो गया। तो इस ईच आयन का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करवाने के लिए, किसके प्रति, मोलर कंडक्टिविटी के प्रति करवाने के लिए क्या करना है, हमें इनफिनाइट डाइल्यूशन करना है।
अब प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड कर लिया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, वैसे इस वीडियो में भी उसका रिवीजन हो गया। तो इस लॉ में ये भी इम्पोर्टेंट है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि जब आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाए, तो उसको भी साथ में लिख दिया। जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, ईच आयन मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन किसके प्रति, टुवर्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है इर्रिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, हमें पता चल गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर 1 मोल ऐड करोगे तो 1 मोल का 1 मोल डिसोशिएट हो जाएगा। अगर 5 मोल ऐड किए तो 5 मोल के 5 मोल डिसोशिएट हो जाएंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी ऐसे, जैसे हमने लेट किया था पेंडिंग बच गए, बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी पेंडिंग नहीं बचेगा, डिसोशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन का मीनिंग चेक करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग यह है, अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लेते हो तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक। अगर ब्रेक हो गए तो आयंस क्या है, फ्री। अगर ये आयन इस सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करेंगे, जब फ्रीली मूव करेंगे कुछ ना कुछ कंडक्शन अपना शो कर देंगे, इर्रिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ अदर आयन। इसका मीनिंग है कि अगर जब जे आयन मूव करेगा, सिमिलरली सपोज कर सकते हो अगर H पॉजिटिव मूव करेगा, अगर H पॉजिटिव मूव करेगा अपना कुछ ना कुछ कंडक्शन का वैल्यू H पॉजिटिव शो कर देगा। सिमिलरली जब ये मूव करेगा, क्योंकि अब फ्री है, ब्रेक हो गए, जब ये मूव करेगा ये अपना कंडक्टिविटी शो कर देगा। तो इसकी कंडक्टिविटी के ऊपर अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि अब फ्री है। बट इसको चेक करो, इसमें चेक करो, इसको अब ये H कंडक्टिविटी शो नहीं करने देगा। क्यों, क्योंकि अब ये अटैच है। जब अटैच है तो एक दूसरे की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, एक दूसरे को मूव नहीं होने देंगे। अगर मूव नहीं होने देंगे तो एक दूसरे को कंडक्टिविटी शो नहीं करने देते, उसकी कंडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। बट जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तब क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कर सकता है ईच आयन, हर एक आयन डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कर सकता है मोलर कंडक्टिविटी में। और उस डेफिनेट कंट्रीब्यूशन पे किसी का इफेक्ट नहीं, उसको ऐसे लिख दिया इर्रिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ अदर आयन। अदर आयन जिससे वो एसोसिएट था, जिससे पहले जुड़ा हुआ था, उसकी नेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। सिमिलरली ऐसे अंडरस्टैंड कर लो, इसकी नेचर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं जिससे ये पहले अटैच था, एसोसिएटेड था। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया क्लरोश लॉ का कि ईच आयन डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करेगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए इरिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। तो अब इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं हम कि इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको लिखना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें सपोज करो इसका लिखना है एसिटिक एसिड का। तो ये स्टेटमेंट क्या बताता है कि ईच आयन कौन कौन से होंगे इसमें, एक H पॉजिटिव, दूसरा हमारा CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन। तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू के लिए किया, ईच आयन कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव आयंस, कि इसमें सपोज कर लो इसका वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, इसका वैल्यू है 20। तो ये 20 कैसे आएगा, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन तो इसका होगा, इसका चलो लेट कर लिया हमने 8 है इसका पार्टिसिपेशन। तो 20 करने के लिए रिमेनिंग पार्टिसिपेशन किसका होगा, H पॉजिटिव का।
उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन किसका? H पॉजिटिव आयन का। जब ये आयन सोल्यूशन में मूव करेंगे कुछ ना कुछ कंडक्शन शो करेंगे। हमारी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये होगा 12, तो इसका कंट्रीब्यूशन 12, इसका 8, तो दोनों ने टोटल मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया अपना अपना। कब मूव करेंगे वो इजीली पता है हमें भी, जब मूव करेंगे तब कंट्रीब्यूशन को शो कर देंगे। तो मैथमेटिकली इस फुलरॉश लॉ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट तभी कर सकते हैं जब इनफिनाइट डाइल्यूशन होगा। अब यहाँ पे और चेक कर लो, इसको भी हम लैम्डा बोल रहे हैं, इसको भी लैम्डा। अब ये लैम्डा कब लिखना है? ये लैम्डा रिप्रेजेंट करेंगे फॉर आयंस के लिए। जब हमारे पास आयंस हैं, आयंस के लिए इस टाइप का लैम्डा लिखना है। बट जब हमारे पास कंपाउंड है, अब चेक कर लो, ये न्यूट्रल है तो कंपाउंड है। अगर हमारे पास कंपाउंड है तो उस पर सिंपल इस टाइप का लैम्डा लिखेंगे। जो थोड़ा सा डिफरेंस है इसका अच्छे से ध्यान रखना। अब मूव करते हैं हम एप्लीकेशन पे। लॉ तो हमको क्लियर हो गया, अब मूव करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कुलरॉश लॉ। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस लॉ की हेल्प से, कुलरॉश लॉ की हेल्प से क्या फाइंड कर लेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर लेंगे कि इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस लैम्डा एम नॉट को कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन को फाइंड कर लेंगे हम बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्सट्रापोलेट करके फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं था। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इस कुलरॉश लॉ को यूज़ करेंगे। तो इस एप्लीकेशन का सिंपल सा एक न्यूमेरिकल होगा एग्ज़ाम में। अब उस न्यूमेरिकल्स को चेक करते हैं कि हमें कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो उस न्यूमेरिकल भी हमारा क्लियर हो जाएगा और फर्स्ट एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपको क्या गिवन होगा एग्ज़ाम में? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन गिवन होगा। किन का? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का गिवन होगा, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली या सिर्फ बोलो एक्सट्रापोलेशन मेथड से फाइंड पहले से ही कर लेंगे, वो गिवन होगा, उसको यूज़ करोगे आप, फिर इसके लिए फाइंड करोगे। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन आपको NaI का गिवन कर दिया 12। अब मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या थे? लर्न कर लो, ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स को आप साइमन भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर की जगह बुक मीटर को भी यूज़ कर सकती है, तो मीटर स्क्वायर लिख दिया एंड मोल इनवर्स, ये यूनिट थे। अब और चेक करते हैं, और हमें गिवन है CH3COO ट्वाइस Mg। ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका गिवन कर दिया आपको 18। ओहम इनवर्स की जगह चलो अब साइमन लिख देते हैं, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा हमारा। बेसिकली दोनों सेम ही हैं, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको गिवन कर दिया मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम एसीटेट। पॉजिटिव को पहले बोलते हैं सोडियम, ये रहा एसीटेट। ये हुआ मैग्नीशियम, पॉजिटिव होगा तो मैग्नीशियम को पहले, इसको बाद में एसीटेट, क्योंकि सेम ही है। बट मैग्नीशियम पे +2 होता है तो एसीटेट 2 अटैच करने पड़ गए यहाँ पे। चलो ये तो बेसिक नॉलेज है, आपको आता होगा। हम यहाँ पे एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। अब यूनिट फिर लिख दिया साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये क्या है? सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आपको मोलर कंडक्टिविटी
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन कर दिया, तो आपसे फाइंड करने को क्या बोल देंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको गिवन कर दिया मैग्नीशियम आयोडाइड कि इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर दो। तो उसको चलिए चेक करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हमें इस फॉर्मूले को चेक करो कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या बता रहा है। हमें वो बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्लर्क लॉ। हम ये लिख सकते हैं कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, ईच आयन का। आयन कितने हैं इसमें, एक तो मैग्नीशियम आयन होगा, सभी को पता होना चाहिए Mg क्या होता है +2, तो एक मैग्नीशियम आयन और चेक करो आयोडाइड आयन कितने होंगे 2 आयन। तो लिख देंगे हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयोडाइड आयन का। अब आयोडाइड कितने हैं 2, तो इस वैल्यू को जो एक आयन शो करेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कभी 3 हुए कहीं पे कोई आयन 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर 4 हुए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हमको क्या चाहिए, सिंपल ये चाहिए। अब अगर ये चाहिए तो इनको ऐसे अरेंज करना है कि हमें ये स्टेटमेंट मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हमें चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, मैग्नीशियम आयोडाइड का। अगर मैग्नीशियम आयोडाइड का चाहिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन। अब चेक करो जो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है इनमें से मैग्नीशियम किसके पास है, चेक करो इसके पास नहीं, इसके पास है, इसमें भी कोई मैग्नीशियम आयन नहीं है। तो सबसे पहले वो लिखोगे जो आपको फर्स्टली चाहिए। तो हमें चाहिए मैग्नीशियम आयन, तो इसको लिख देते हैं। तो ये लिख दिया हमने लैम्डा m0 CH3COO ट्वाइस Mg। अब चेक करो मैग्नीशियम कितने चाहिए आपको, 1 और 2, ओनली 1 क्योंकि इसमें एक Mg है। अब चेक करो इसमें मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम तो है 1, तो मैग्नीशियम तो मिल गया हमें। चेक करो क्या आपको CH3COO नेगेटिव चाहिए, तो वो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अब क्या करना होगा, ये तो यूज़ हो गया। अब क्या करोगे, ये आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, कितने एक्स्ट्रा आ गए 2, क्योंकि अच्छे से चेक करो एसीटेट आयन कितने हैं 2। अब ये हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, जो पेंडिंग बचे उसमें चेक करो कि CH3COO किस में है। तो जो ये बचा हमारे CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसमें सिर्फ एक है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो कर देंगे माइनस मोलर कंडक्टिविटी किसका, इस सोडियम एसीटेट का। तो जब माइनस करेंगे हम, 2 आयन एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे 2 आयन माइनस कर दिए, वो तो बैलेंस हो जाएंगे, एसीटेट तो बैलेंस हो जाएंगे। बट अब चेक करो सोडियम आयन, क्या हमें सोडियम आयन चाहिए, तो इसमें कोई सोडियम आयन नहीं है। तो हमारे पास अब सोडियम एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा भी किस में है, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। माइनस का साइन होने के कारण ये इसके 2 आयन्स तो इसके 2 से कैंसिल हो जाएंगे। बट ये सोडियम के माइनस में इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, सोडियम आयन भी नहीं चाहिए, तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रोलाइट बचा इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास माइनस के 2 सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन नहीं चाहिए तो प्लस में इसके 2 ऐड कर देंगे। तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब चेक कर लो आप कि अब इससे कैंसिल हो गया। अब चेक कर लेते हैं कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं। ये 2 से, अब ये 2 कैंसिल, और सोडियम के भी 2 हो गए माइनस में,
अगर सोडियम के 2 हो गए माइनस में, यहाँ पे चेक कर लो सोडियम के 2 आ गए प्लस में, ये सोडियम हो गए कैंसिल, सिमिलरली एसीटेट भी कैंसिल। अब बचा क्या, बच गया हमारे पास प्लस का Mg आयन, मैग्नीशियम आयन बच जाएगा। और क्या बच जाएगा, आयोडाइड आयन कितने 2 हमारे पास बच जाएंगे। तो सिमिलरली हमको 1 मैग्नीशियम आयन और 2 आयोडाइड आयन चाहिए थे, वो हमें मिल गए। अब क्या करना है आपको, सिंपल वैल्यू पुट करना है। इसका वैल्यू कितना था 18, तो 18 पुट कर दिया, फिर माइनस के बाद 2। अब इस कंप्लीट का वैल्यू चेक करो, इसका वैल्यू कौन सा है, इसका है 9। तो अब उस लास्ट का चेक करो +2 के बाद उसका वैल्यू चेक करो, उसका है 12। तो 18 और ये भी 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 जे तो 0, जे हो गया 24। तो हमारे मैग्नीशियम आयोडाइड का मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होगा 24। अब इसके यूनिट लिख दो, साइमन अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। जो आपको यूनिट प्रोवाइड किए गए हैं वही यूनिट यूज़ करोगे, अपनी मर्जी से सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे, जो गिवन है उसको यूज़ करोगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड किया बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन पे। तो अब चेक करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को डिनोट करते हैं अल्फ़ा के साथ। अब अल्फ़ा क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन क्या है, फ्रैक्शन है किसका, टोटल मॉलिक्यूल्स, ऊपर क्या आएगा डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स, डिसोशिएटेड और आयोनाइज्ड बोल सकते हो आप, डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स कि जितने डिसोशिएट हो गए उसका वैल्यू ऊपर लिख दो, नीचे जितने टोटल मॉलिक्यूल्स आपके पास थे तो उसका फ्रैक्शन को क्या बोल दोगे, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो अब खलरोश लॉ की हेल्प से इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमको क्या करना है, हमारे पास तो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कहाँ से आई, फ्रॉम खलरोश लॉ। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू खलरोश लॉ। जब इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल मॉलिक्यूल्स का कंडक्टिविटी होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल्स कंडक्टिविटी कब शो करेंगे, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो उसका बोल देंगे हम लैम्डा m नॉट। ये क्या हो गया, टोटल मॉलिक्यूल्स का कंडक्टिविटी हो गया। अब ऊपर क्या लिखोगे आप, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को फाइंड करने के लिए। तो ये तो इनफिनाइट डाइल्यूशन है, इनफिनाइट डाइल्यूशन मतलब ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन। अब जीरो कंसंट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, ये प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न कर लिया था। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। कौन सा एनी कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन जिस पे आप डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को चेक करना चाहते हो। तो ऊपर आप जिस भी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू चेक किया उसको लिख दो आप ऊपर, क्योंकि अब हमको पता तो चल गया कि नीचे क्या है, टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने हमारे पास टोटल थे वही पुट कर दिया। यहाँ पे क्या है, टोटल मॉलिक्यूल का कंडक्टिविटी। अब सभी को पता है जब टोटल मॉलिक्यूल का कंडक्टिविटी है तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, टोटल मॉलिक्यूल का कंडक्टिविटी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनफिनाइट डाइल्यूशन नहीं है। अगर इनफिनाइट डाइल्यूशन नहीं है तो कुछ ना कुछ
मॉलिक्यूल्स बच गए होंगे जो डिसोशिएट नहीं हुए। अगर डिसोशिएट नहीं हुए तो उसका वैल्यू कम होगा। किसके जैसे? जैसे हमारे डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल का काउंटिंग कम होता है। कब तक? जब तक इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं हो जाती। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इस डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को फाइंड करने के लिए। तो लिख देंगे लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M0। ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। एनी कंसंट्रेशन मतलब जिस कंसंट्रेशन पे आप अल्फ़ा को फाइंड करना चाहते हो। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिसोशिएशन कांस्टेंट। तो ये डिसोशिएशन कांस्टेंट हमने लर्न किया था +1 में इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जिसको डिनोट करते थे K के साथ। अब इस K को कंडक्टिविटी के K के साथ मिक्स मत करना। ये हमारा +1 का डिसोशिएशन कांस्टेंट है जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में लर्न किया था हमने। तो अब इसका एक फॉर्मूला है डिसोशिएशन कांस्टेंट का जो +1 में लर्न किया था, उसको आपको याद करना होगा यहाँ पे कि वो क्या था। K = C α² अपॉन 1 - अल्फ़ा। C क्या है? कंसंट्रेशन। सिंपल बोल सकते हो आप, C था वहाँ पे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो C हो गया मोलैरिटी। अल्फ़ा तो आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, जिसको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। अगर कंसंट्रेशन पता हुआ तो इसको भी इजीली कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें C अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M0 का होल स्क्वायर के बाद नीचे आएगा 1 - लैम्डा MC लैम्डा M0। C क्या है? कंसंट्रेशन। जो भी आपको मोलैरिटी गिवन होगा 1 मोल पर लीटर या फिर 0.1 मोल पर लीटर, जो भी वैल्यू गिवन होगा आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो अब मूव करते हैं हमारी लास्ट एप्लीकेशन पे। तो अब लास्ट एप्लीकेशन है, क्या है इसका? लास्ट हम क्या चेक करेंगे? सोलुबिलिटी को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्लरोश लॉ। तो फोर्थ एप्लीकेशन हो गया फाइंड द सोलुबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली soluble salt। तो हम क्लरोश लॉ की हेल्प से स्पेरिंगली का मीनिंग क्या होता है? स्पेरिंगली का मीनिंग होता है जो लेस सॉल्युबल हो, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगा, जो कम डिजॉल्व होगा, उसको बोल रहे हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है उसको फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ क्लरोश लॉ। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे वो चेक करते हैं। तो फर्स्टली हमको क्या करना पड़ेगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब जो लेस सॉल्युबल है, कम डिजॉल्व हो रहा है। अब इसके कुछ एग्जांपल चेक कर लो। इसका एग्जांपल हो गया सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, एक दो और हो सकते हैं, कोई और चेक करते हैं, लेड सल्फेट। ये क्या है? हमारे मोस्टली स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जिसका वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। अब करना क्या होगा इनकी सॉल्युबिलिटी को फाइंड करने के लिए? सबसे पहले तो हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। सपोज कर लिया हमारे पास है बेरियम सल्फेट,
इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। अगर इसका सॉल्युबिलिटी कम है, अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब इनफिनाइट डाइल्यूशन क्या है? सफिशेंट अमाउंट वाटर का ऐड करना पड़ेगा कि ईजिली डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि आसानी से तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, या सिंपली बोलो कम वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, थोड़ा वाटर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा को क्या बोल दिया? इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब इनफिनाइट डाइल्यूशन पे हमें पता है कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। उसका मीनिंग क्या है? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन में। अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया तो ये कौन सी कंडक्टिविटी शो करेगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन को शो करेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी उसको बोल देंगे हम लैम्डा एम नॉट। अब हमको पता है मोलर कंडक्टिविटी का, ये तो आपको पता चल गया। नॉट क्यों लगाया? इनफिनाइट डाइल्यूशन के कारण। इनफिनाइट डाइल्यूशन क्यों किया? क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल था, उसको कंप्लीटली डिसोशिएट करवाने के लिए इनफिनाइट डाइल्यूशन करना पड़ा। अगर इनफिनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो जब वहाँ पे जो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को शो करेगा, उसको बोल देंगे लैम्डा एम नॉट। अब मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था? उसका था K × 1000 बाय मोलैरिटी। अब मोलैरिटी सिंपली क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, सिंपली कंसंट्रेशन बोल लो। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी सारी की सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, तो कंसंट्रेशन बोल सकते हो इसको आप। तो अब और चेक करते हैं यहाँ पे। अब सिंपली हमको ये तो पता है कि सॉल्युबिलिटी किसे बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट को, कि इसका जो भी आप डिज़ोल्व कर रहे हो, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट जो इसमें डिज़ोल्व होगा उसको क्या बोल देंगे हम? सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे सपोज कर लेते हैं हमने ऐड कर दिया इसका, चलो लेट कर लिया हमने 3 मोल ऐड कर दिया। 3 मोल जो ऐड किए थे उनका इनफिनाइट डाइल्यूशन करके उसको डिज़ोल्व भी कर लिया अच्छे से। तो ये 3 मोल क्या हो गया? अब इसका सॉल्युबिलिटी हो गया। अब फर्दर क्या है? सपोज कर लो हमारा सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड है। तो अब चेक करो, अब जो 3 मोल आप ऐड कर रहे हो उसको सॉल्युबिलिटी भी बोल रहे हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट जो इसमें डिज़ोल्व हो सकता है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन जो इस इलेक्ट्रोलाइट का या सॉल्यूट का बोल लो, जो इलेक्ट्रोलाइट के इसमें अमाउंट ऐड किया। अमाउंट तो हमने 3 ऐड किया। अगर हमारा सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, अब सैचुरेटेड आपको पता होगा कि वो सॉल्यूशन जिसमें और एक्स्ट्रा सॉल्यूट ना ऐड हो। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। क्यों बोल सकते हैं? दोबारा से फिर इसको अच्छे से समझ लो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जिसमें और एक्स्ट्रा सॉल्यूट ना ऐड हो। तो ये तो हो गया हमारा सैचुरेटेड। अब सॉल्युबिलिटी किसे बोलते हैं? जो मैक्सिमम अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा वो क्या, उसको क्या बोल देंगे? सॉल्युबिलिटी। अब मैक्सिमम अमाउंट इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया 3 मोल। तो अब 3 मोल क्या है? इससे एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सपोज कर रहे हैं। अगर इससे एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा तो इस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कितना है? तो इसका सॉल्युबिलिटी है 3 मोल। क्यों? क्योंकि हमने लेट कर लिया कि अब ये सैचुरेटेड है। अब फर्दर कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं? कंसंट्रेशन जो इसका अमाउंट इसमें ऐड किया उसको सिंपली क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो इसका अमाउंट कितना ऐड किया? 3 मोल। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं?
सेम सेम होते हैं। अगर सेम सेम होते हैं तो हम इस कंसंट्रेशन को, इस मोलैरिटी को, मोलैरिटी कहने की बजाय क्या बोल देंगे, सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लैम्डा एम नॉट क्यों लिखा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्यों आ गया, क्योंकि सैचुरेटेड सपोज कर लिया। क्यों सपोज किया, क्योंकि ये मान रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, वहाँ पे कम्प्लीटली डिज़ोल्व है। अगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व है और मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व है तो सैचुरेटेड बोल देंगे। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी को ईजिली फाइंड कर लेंगे। कैसे, सिंपली सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे लिख दो, K × 1000 बाय लैम्डा एम नॉट। इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको कंडक्टिविटी गिवन होगा, इसको आप सिमिलरली फाइंड कर लोगे यूजिंग फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन की हेल्प से इसको फाइंड करोगे, ये गिवन होगा, फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। तो ये हमारा हो गया बस लास्ट एप्लीकेशन। अब इसका एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं हम, इस रॉश लॉ का एक न्यूमेरिकल और चेक करते हैं। आपको लेट कर लो न्यूमेरिकल के लिए किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन गिवन कर दिया। कंसंट्रेशन है 0.01 मोल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट भी चलो सपोज कर लेते हैं एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कर दिया 0.01 एम, एम मतलब मोल पर लीटर। 0.01 मोलर solution of acetic acid have conductivity। कंडक्टिविटी मतलब सिंपल K गिवन कर दिया आपको 1.65 × 10⁻⁻⁴। अब कंडक्टिविटी के यूनिट होते हैं ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो आप। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी, और कैलकुलेट करना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्टली और भी कुछ आपको गिवन होगा इस न्यूमेरिकल्स में, वो भी चेक कर लेते हैं। तो आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी। अब लैम्डा को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, आपको यहाँ से इतना पता होना चाहिए ये किसके लिए होगा, आयंस के लिए। तो इसके नेक्स्ट लिखा होगा कोई ना कोई आयन, वो आयन है हमारा एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन। तो इसका कंडक्टिविटी है 40.9। यूनिट क्या होते हैं इसके, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम नॉट एच पॉजिटिव। इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है 341.1। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब चेक करते हैं हम, हमारे पास गिवन चेक कर लो, कंसंट्रेशन गिवन है उसको लिख देते हैं 0.01 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन गिवन कर दिया, अब इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिख लिया कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी गिवन है और मोलर कंडक्टिविटी ईच आयन का, हर एक आयन का प्रोवाइड कर दिया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो 1, 2 एंड 3 हमें वैल्यू गिवन प्रोवाइड कर दी। तो फाइंड क्या करना है हमने, एक लैम्डा एम और अल्फ़ा। फर्स्टली हमने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला चेक करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है K × 1000 बाय मोलैरिटी। K का वैल्यू गिवन है 1.65 × 10⁻⁻⁴ × 1000। 1000 को आप लिख सकते हो 10⁻3। तो अब मोलैरिटी का वैल्यू
0.01। अब इसको क्या लिख सकते हो, सभी को पता है, ऊपर के साइड लिख सकते हैं हम इसका 100। तो नेक्स्ट लिख देते हैं 1.65 इंटू 10⁻⁻4 10⁻3। चलो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 10⁻⁻4 है प्लस 3 क्या होगा 10⁻⁻1। अब इसका ऊपर लिख देंगे 100। अब 100 को क्या लिख सकते हो आप, 100 को लिख सकते हो सिंपली 10⁻2। अब 10⁻2 और 10⁻⁻1 ये क्या होगा हमारे पास 10। तो सिंपली इस नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16.5 यूनिट का लगाओगे मोलर कंडक्टिविटी के। सिंपल से हमारे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि इस ओहम इनवर्स को क्या बोल सकते हो, साइमन बोल सकते हो। तो अब लैम्डा एम तो हो गया फाइंड। तो अब फाइंड करना है हमको अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सेकंड एप्लीकेशन में हमने फॉर्मूला रीड किया कि लैम्डा एम सी ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन क्या थी 0.01। नीचे डिवाइड क्या करोगे लैम्डा एम नॉट के साथ। तो लैम्डा एम सी तो हमारा आ गया 16.5। तो ये तो हमारा आ गया 16.5। अब लैम्डा एम नॉट वो तो कोलरोश लॉ बताता है, इनको ऐड कर लो वैल्यू को। जब ऐड करोगे तो आपके पास एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 382। चेक करते हैं इसको एक बार। हाँ 382 हो जाएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 341.1 40.9 तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 फिर 2 फिर 8 फिर 3 382 हो गया। तो यूनिट लिख देते हैं इसके। यूनिट होंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को 382 को यहाँ पे पुट कर दोगे। पुट करने के बाद इसका सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। तो सिमिलरली सपोज करो फर्दर आपको इसमें पूछ लिया अभी आप कैलकुलेट करो डिसोसिएशन कांस्टेंट को। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला, इसको लर्न करो C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा को कैलकुलेट करोगे, उस अल्फ़ा को यहाँ पे पुट कर दोगे। कंसंट्रेशन तो आपको गिवन ही कर दिया था इस न्यूमेरिकल में, कितना गिवन किया था 0.01। कंसंट्रेशन पुट करोगे, यहाँ से अल्फ़ा को पुट करोगे तो आप इजीली डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड कर लोगे। तो इस न्यूमेरिकल को और इस एप्लीकेशन को अच्छे से लर्न करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।